गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम रंजन कुमार। लाइव जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन होगा संस्थाल जनजाति के ऊपर है। संस्थाल जनजाति झारखंड का सबसे जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो नंबर 1 पे आती है संस्थाल जनजाति। अब देखिए दोस्तों, झारखंड में कुल जनजाति 32 है। यदि आपको पूछ दे कि प्रमुख कितने हैं तो प्रमुख आपको 24 लगाना है, ठीक है। और आदिम जनजाति पूछ दे, आदिम जनजाति, तो आप 8 लगाएंगे। पिछले क्लास में मैं बता दिया हूं, यहां तक किसी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि भारत की बात करें तो भारत में भारत में इसका तीसरा स्थान है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और प्रथम स्थान किनका आता है तो प्रथम स्थान भील जनजाति की आती है। हमेशा आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, भील जनजाति के भील। दूसरा स्थान गोंड जनजाति का आता है, गोंड जनजाति का। यदि शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। ये तो हो गया यहां तक आपका। और इसमें 12 गोत्र पाए जाते हैं। कितना? 12 गोत्र पाए जाते हैं। 12 गोत्र मैं मिटाता हूं फटाफट, ताकि समय बहुत महत्व होता है। अब देखिए, गोत्र की बात करते हैं। थोड़ा सा आपको मैं पहले कुछ टॉपिक बता देता हूं, ताकि आप सभी लोग एग्जाम हॉल में कभी भी, इसमें 12 गोत्र पाए जाते हैं। गोत्र के क्या अर्थ समझते हैं तो गोत्र का अर्थ होता है गोतिया। इसमें 12 गोत्र पाए जाते हैं। जैसे सोरेन, कौन सा है? सोरेन है, हेमंत है, मुर्मू है और हेमवर्ष है। ऐसे बहुत सारे गोत्र होते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन आपको क्षेत्र कहाँ पे ये निवास करते हैं, इन सभी तथ्यों पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले झारखंड में आने से पूर्व कहां पे थे? ये पश्चिम बंगाल में थे, ठीक है। झारखंड से आने से पूर्व ये कहां थे तो पश्चिम बंगाल इनका निवास स्थान था, ठीक है। पश्चिम बंगाल, ये ध्यान रखेंगे, बंगाल इनका पश्चिम बंगाल। और झारखंड आने से पहले पश्चिम बंगाल पूर्व निवास था। ये हो गया। आप देखेंगे इनका। उसके बाद संस्थाल परगना तो है ही है, संस्थाल परगना, ठीक है। और परगना कैसे बनता है तो 15 से 20 गांव मिला करके परगना का निर्माण होता है, ठीक है। किसका निर्माण होता है? परगना का निर्माण होता है। ओके, आप सभी लोग शॉर्ट स्क्रीन लेते चलेंगे, क्योंकि YouTube पर क्लास लेने के मतलब है कि समय को बहुत महत्व दिया जाता है। नहीं तो पता चलेगा आपका भी MB और नेट वगैरह ज्यादा खपत होगा। ये तो बात होगी यहाँ तक रहन सहन का क्षेत्र। अब इनका क्षेत्र कहाँ है? संस्थाल परगना के अलावा और किन क्षेत्रों में ये निवास करते हैं? जैसे एक प्राचीन काल में उस समय क्या होते थे कि ये गरीब होते थे, तो लोग इनको मजदूरी वगैरह करने के लिए इनके पूर्वज को ले गए थे। तो क्षेत्र देखेंगे, निवास स्थान पर निवास स्थान, ठीक है। निवास स्थान आप सभी को निवास स्थान देखिए कहाँ निवास स्थान? हजारीबाग, ठीक है। रांची, बोकारो भी आ जाएगा, बोकारो, और गिरिडीह, ठीक है। पूर्वी सिमडेगा भी आ जाएगा, सिंहभूम,
और इन क्षेत्रों में इनका निवास स्थान है। संस्थान परगना के अलावा भी इनका निवास स्थान है। लिखना चाहेंगे तो और बहुत सारे स्टेट, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, जैसे लातेहार हो गया, लातेहार, इन क्षेत्रों में भी इनका निवास स्थान हो गया। लातेहार हो गया, बोकारो हो गया, और इस तरह से आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। बोकारो भी हो जाएगा, बोकारो, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को हो गया कंप्लीट। आप देखिए शॉर्ट स्क्रीन आप लेते चलेंगे तो अच्छा होगा। अब इनका निवास स्थान हो गया। अब थोड़ा सा इनका रहन सहन, खान पान, वेशभूषा के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जिस गांव में रहते हैं, इनका धार्मिक स्थान जो होता है दोस्तों, डुंगरू बाबा के ये प्रोटोस्टाइड जनजाति से बिलोंग करते हैं। किससे? प्रोटोस्टाइड श्रेणी में इनको रखा गया, प्रोटो, ठीक है, प्रोटोस्टाइड। आप सभी लोग लिखते जाएंगे, स्ट्राइड, प्रोटोस्टाइड जो भी होता है, प्रोटोस्टाइड, कहीं प्रोटोस्टलिन ऐसे करके मिलेगा आपको लिखने के लिए, ठीक है। तो इन श्रेणी में इनको रखा गया है। और इस जहाँ पे झारखंड में इनका निवास स्थान राजमहल के पहाड़ियों पर भी है। राजमहल, राजमहल के पहाड़ियों पर, ठीक है, पहाड़ियों, यहाँ तक क्लियर। राजमहल के पहाड़ियों पर भी इनका निवास स्थान है। साथ ही साथ दामिन ये को, जिस स्थान पर पहाड़ ये निवास करते हैं, रहते हैं, उनको क्या बोला जाता है? तो दामिन ये कोह बोला जाता है। ये ध्यान रखेंगे, दामिन, दामिन ये कोह बोला जाता है, ठीक है। दामिन ये कोह बोला जाता है जहां पे ये निवास करते हैं, सबसे पहले निवास करते हैं। और प्रोटोस्ट लुंगरू बाबा ये संस्थान के जो संस्थापक थे, संस्थापक पिता जो बोला जाता है, संस्थान जनजाति का वो पिता जो होते हैं, संस्थान जिनको जननी कहा जाता है, पिता, ये किनको बोला गया है? तो संस्थान जनजाति के पिता जो थे वो लुंगरू बुरु थे। लुंगरू, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लुंगरू बुरु, ठीक है, लुंगरू बुरु ये संस्थान जनजाति के पिता कहलाते हैं। साथ ही साथ संस्थान जनजाति के पिता, ठीक है, पिता स्थापना जो भी बोल सकते हैं, इनका यही लुंगरू बुरु थे। ये भी इंपॉर्टेंट है। आप शॉर्ट स्क्रीन फटाफट लेते चलेंगे, क्योंकि समय को देखते हुए ऑफलाइन और ऑनलाइन में पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे ऑफलाइन में होता है, ऑनलाइन में होता है क्या है कि जिंदे व्यक्ति को मुर्दे समझ करके नाटक करना, रोने धोने के, इस तरह से। तो जरा आप कल्पना कीजिए कि आपको जिंदे व्यक्ति के सामने यदि रोना पड़ेगा पिता समझ के या माँ समझ के, कैसा लगेगा? उसी प्रकार ऑनलाइन क्लास में होता है। तो आप सभी का भी कर्तव्य बनता है कि थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का, ठीक है। आप देखिए भाषा की बात करें तो भाषा में 92 संविधान संशोधन, 92 संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 2003 में हुआ था, ठीक है। उसमें संस्थान भाषा को रखी गई थी, संस्थान भाषा को, ठीक है, संस्थान भाषा मान्यता प्राप्त हुआ था, ठीक है। 2003 में 92 संविधान संशोधन अधिनियम में संस्थान भाषा को रखा गया। और किसमें? 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, अनुसूची में, ठीक है। ये तो हो गया बात क्लियर यहाँ तक, 8वीं अनुसूची में। साथ ही साथ आप जान रहे हैं कि संस्थान 92 संविधान संशोधन हुआ था, केवल इसमें संस्थान भाषा को ही नहीं रखा गया था, आर्थ थे, पुरुष वगैरह थे, 2-3 भाषा को रखा गया था। तो ये तो भाषा की बात हो गया। अब इनका जो है से जनजातियों को 342 अनुच्छेद 342 में रखा गया है। किस श्रेणी में रखा गया है? तो 342 में इनको रखा गया, कैटेगरी में 342, संविधान के 342 में इनको रखा गया है, भारत के संविधान में, ठीक है, इन जनजातियों के। और विश्व का ये तो हो गया। देखेंगे थर्ड में क्या देखेंगे कि
भारत में सभी जनजातियों को मिला करके कुल, ठीक है, कुल, सॉरी झारखंड की बात कर रहा हूँ, झारखंड में समझ गए। तो झारखंड में कुल कितना होंगे, तो इनका 35% है, ठीक है। कितना है टोटल सभी जनजातियों की जो जनसंख्या उसमें ये 35% है इनका केवल, ये भी इंपॉर्टेंट है, 35% है पूरे। इसीलिए इनका झारखंड में नंबर 1 पे आते हैं और ऑल इंडिया में इनका तीसरा स्थान आता है। और दूसरा स्थान, तो पहला स्थान भील जनजाति का आता है, दूसरा स्थान गोंड जनजाति का आता है, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब इनका पूजा पाठ करने का, रहन सहन, खाने पीने का तौर तरीका को देखेंगे। सबसे पहले ये जो है इनका जो अर्थव्यवस्था जो होता है, घर परिवार कैसे चलता है, तो कैसे चलता है दोस्तों, तो ये जंगलों में निवास करते हैं, तो लकड़ियों को काट करके, लकड़ियों से, ठीक है, लकड़ियों से। अब लकड़ियों से क्या करते हैं, जंगल में हर प्रकार के लकड़ियां मिलती है, महंगा भी सस्ता भी, जलावन के बहुत सारे लकड़ियां मिलते हैं। तो इनको काट करके गांव में जहाँ पे प्रोग्रेस हुआ, जहाँ जरूरत है, शहरों में ला करके बेचते हैं, उनसे इनका जीविका चलती है। और साथ ही साथ ये धान की खेती इनका प्रमुख फसल है। क्या है, प्रमुख फसल है, ये ध्यान रखेंगे हमेशा, प्रमुख फसल है, ये प्रमुख फसल है। यहां तक हो गया। अब मैं इसे इरेजिंग मिटाता हूं। अर्थव्यवस्था लकड़ियों से चलता है और धान की खेती करने से, अर्थात ये जंगलों में रहते हैं तो धान वगैरह। अब धान की खेती से क्या करते हैं दोस्तों, इसी से आप देखे होंगे, रांची गए होंगे तो क्या करते हैं, माड़ी बनाते हैं, माड़ी, ठीक है, जो कि पेय पदार्थ होता है, मैंने समझे, माड़ी, एक चीज ध्यान रखेंगे, माड़ी इसी से बनता है, धान से, अर्थात धान से चावल बनता है, चावल से माड़ी बनता है, और जो कि नशीला पदार्थ है, लेकिन थोड़े ही समय के लिए होता है, 24 घंटा, 12 घंटा, 6 घंटा के लिए, ज्यादा दिन के लिए ये नहीं होता है। जब ये माड़ी बनता है तो इसे डॉक्टर लोग भी सलाह देते हैं पीने के लिए। इसीलिए आप देखते होंगे कि यदि रांची में दारू बनता, अल्कोहल, तो बंद हो जाता है, ठीक है, सरकार बंद करवा देती है। लेकिन आज भी आप करमटोली चौक में जाएंगे, करमटोली चौक, ठीक है, करमटोली चौक या जेल के पास, इसी जगह के नाम बोलो, तो आपको रांची के हर कोने में इस चीज को माड़ी बेचते हुए लोग नजर आ जाएंगे। इससे क्या होता है, इनकी जीविका चलती है और घर परिवार, इन्हीं से इनका खर्चा भी चलता है। लोग बहुत ही आनंद से पीते हैं। डॉक्टर इसलिए सलाह देते हैं, आप सोचते होंगे कि डॉक्टर मना करते थे, इनको पीने के लिए क्यों सलाह देते हैं, तो दोस्तों डॉक्टर इसलिए सलाह देते हैं क्योंकि यह पेय पदार्थ जो होता है वो ठंडा होता है, और ठंडा होने के कारण ये पेट के लिए लाभदायक होता है, यह हानि नहीं पहुंचाता, क्योंकि यह प्राकृतिक नेचुरल चीज से बनी हुई रहती है, इसमें कोई रसायन वगैरह का मिलावट नहीं होती है। तो आइए अब इसके आगे क्या देखेंगे कि यहाँ इनका पूजा पाठ, रहन सहन, न्यायपालिका को भी देखते चलेंगे, क्योंकि न्यायपालिका को जब तक नहीं देखेंगे तब तक हम इनकी समाज को जो देखने की दृष्टि है वो हम पूरी तरह से हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए न्यायपालिका को भी देखेंगे और पूजा पाठ को भी देखेंगे। सबसे पहले इनका गोत्र जो होता है 12 होता है। इनके पूजा स्थान जो होता है 12 गोत्र होते हैं, ये तो बता देते हैं, मरांडी, सारदा, मुर्मू, चौड़े, हेसबर्न, इन सभी इनका होता है, गोत्र होता है। इनका निवास स्थान जहां पे होते हैं, न्याय को देखेंगे तो न्यायपालिका जो होता है सबसे छोटा होता है, ग्राम होता है। ये सभी लोग, ये प्रथा सब में चलता है, ग्राम। तो इन लोग का 5 से 10 गांव मिला करके, ऐसे 5 या 10 गांव मिला करके एक देश ग्राम बनाया जाता है, देश ग्राम का निर्माण होता है। 5 से 8 गांव, 5 से 8 ग्राम मिला करके देश ग्राम बनाया जाता है, देश, जो कि ग्राम स्तर पर न्याय जो नहीं हो पाता वो यहाँ पे लोग आ जाते हैं। 5 से 8 गांव के जो देश ग्राम होता है उसके पास आ जाते हैं, ठीक है। अब इसके आगे फिर शादी ब्याह के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि इनकी शादी ब्याह क्या किस तरह से करते हैं, और साथ ही साथ इनकी पूजा पर्व को देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है पर्व। पर्व क्या क्या है, तो हमारे और आप भी इस पर्व
पर्व में क्या क्या होगा, सोहराय होगा, करम होगा, सरहुल होगा, माघ सीम होगा, बन्ना होगा, अरेरो। इतने पर्व को ऐसा भाग लेते हैं और अपने हर पर्व जो होता है इनको मनाने का जो सिलसिला परंपरा है वो प्राकृतिक से रिलेटेड होता है। कभी धान की कटाई के समय मनाते हैं, तो कभी धान की बुवाई के समय, कभी हरियाली के समय, तो कभी कोई जब धान लगाना होता है उससे पहले मनाते हैं। इनका विचार, इनका सोच है इस तरह से करने से हमारे ईश्वर देवता जो है वो खुश होते हैं और वर्षा हमेशा सदा और अन्न ज्यादा पैदा करते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को ये आजादी मिला हुआ भारत में अपना अपना धर्म वो मना सकता है, क्योंकि भारत धर्म पंथ निरपेक्ष राज्य है, देश है। लिपि की यदि हम चर्चा करें, लिपि तो ओलोचिकी, बहुत सुंदर नाम है, ओलोचिकी। ठीक है, ओलोचिकी लिपि का ये प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग देवनागरी लिपि प्रयोग करते हैं तो ओलोचिकी लिपि का ये प्रयोग करते हैं। अब इस लिपि का जो आविष्कारक है, जो पिता कहे जाते हैं, वो किनको है, रघुनाथ मुर्मू का आप सभी लोग सुने होंगे, इनका बुक भी निकला हुआ है, रघुनाथ मुर्मू। ठीक है, रघुनाथ मुर्मू इनका आविष्कारक है। ये क्या है, ओलोचिकी लिपि के आविष्कारक है। आप ध्यान रखेंगे, आविष्कारक, ठीक है, आविष्कारक है ओलोचिकी लिपि का। इस तरह से अब लिपि के बात हो गया। और लिपि जो है आज भी इनका लिपि, इसीलिए इनको सभी 8वीं अनुसूची में रखा गया क्योंकि इनका अपना लिपि है। जैसे हम लोग का देवनागरी हो गया, रोमन लिपि हो गया, तो लिपि होने से कहीं ना कहीं ये बात सत्य है कि इनका भी होना चाहिए, क्योंकि आज द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति, हमारे माननीय राष्ट्रपति जो बने हैं, उनका गोत्र भी इन्हीं जनजाति से आते हैं। वो आज एक महिला होकर के भी बहुत बड़े पद पर पहुंचे हैं। और ये भारत के सभी महिलाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए कि शिक्षा में कितनी बड़ी ताकत होती है। एक ऐसे परिवार से वो बिलोंग करते थे जहाँ पे स्कूल जाना भी बड़ा मुश्किल होता था समाज से। वो उस गांव से बिलोंग करते थे, लेकिन उनकी नानी वगैरह और उनके माता पिता ने संघर्ष करके उनको पढ़ाया गांव के स्कूलों में। फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ते चले गए। और उनकी भाषा, उनकी रहन सहन, उनकी वेशभूषा को आप देखेंगे तो नहीं लगेगा कि इतने बड़े पद पर आकर के इस तरह से कपड़ा पहनते हैं। अभी के डेट में क्या हो गया है कि लोग छोटा सा भी पद पा लेते हैं तो उनकी रहन सहन और भाषा और कपड़ा लाता सारा चीज बदल जाता है। भारत विश्व गुरु है, इस बात को हमें और आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि भारत पूरे विश्व गुरु है और सभ्यताओं का भी देश बोला गया है। तो अपनी सभ्यता को हम क्यों भूलते चले जाए, क्योंकि यूरोपियन कंट्री के लोग हमेशा, यूरोप कंट्री की जो हम लोग अपनाते हैं वेशभूषा, ये हमारी मूर्खता है। क्योंकि यूरोप कंट्री में आज भी बहुत सारे बच्चे जो है से अनाथालय में, बहुत सारे बच्चे वहां पे आज भी बिलोंग रहते हैं, क्योंकि कभी कभी उनके बच्चे जो होते हैं, उनके माँ बाप दूसरे जब मन हुआ तब छोड़ देते हैं, जब मन हुआ तो उससे शादी कर लेते हैं। तो बेचारे आज भी जर्मनी में जाएंगे तो आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे कि अपने माता पिता को वो खो दिए हैं और उनके माता पिता अपने बच्चों को छोड़ करके किसी और साथ टाइम बिता रहे हैं। ठीक है, गांव का जो प्रशासनिक होता है, न्याय की बात करें, जो प्रशासनिक होता है, मेन होता है गांव के, वो मांझी होता है। कौन होता है? मांझी होता है। इसके नीचे एक जो हम लोग वाइस प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल ऐसे कहते हैं ना, तो ये इनके नीचे एक जोंग मांझी होता है, सहायक। जोंग मांझी भी होता है, इनका सहायक होता है। ये भी रायमो से रहे, क्योंकि हो सकता है अकेले में सक्षम नहीं हो तो ये इनसे सहायता लेकर के फिर ये न्याय देते हैं अपने ग्रामवासियों की क्योंकि और साथ ही साथ न्याय देने की जो परंपरा है यहाँ पे, तो कोई जैसे बहुत सारे इनका भी है कि चोरी जब करता है तो उसका अलग होता है, चोरी और डकैती वगैरह करता है तो भोज भात जो दंड दिया जाता है, भोज भात दिया जाता है, उससे भोज भात कर। लेकिन इनका
एथी के अनुसार देखते हुए कि कौन कितना जुर्म किया है उसके अनुसार इनको दिया जाता है और निष्कासित भी किया जाता है। ठीक है, निष्कासित, इनको निष्कासित भी कर दिया जाता है, निष्कासित भी कर दिया जाता है, गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। तो क्योंकि हर जब तक नहीं शासन व्यवस्था सही नहीं रहेगा, सुदृढ़ नहीं रहेगा, तो कोई भी घर हो, ग्राम हो या पंचायत हो, देश हो, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है, वो कभी मजबूत नहीं हो सकता है। जिसके कारण यदि कमजोर रह गया तो बाहरी आक्रमण हमेशा डर रहेगा, बना रहेगा। इसीलिए हमें अपने शासन को सुदृढ़ और मजबूत रखना चाहिए, जिससे हमारा चारों स्तंभ मजबूत रहे भारत। और ये हो गया न्यायपालिका वगैरह हो गया। अब जनसंख्या के दृष्टि से तो मैं बता दिया हूं। अब शादी ब्याह देखेंगे, विवाह के प्रचलन। विवाह के प्रचलन जो है इनमें लगभग 6-7 तरह से। किनिंग बापला, ये बहुत ही फेमस है, किनिंग बापला वगैरह माफ कीजिएगा, किनिंग बापला और बहुत सारे इनके जीवन में, इनके एथी में होता है। लेकिन किसी किसी में वर इनके जो होता है दहेज देने की प्रथा जो होता है वर पक्ष से किनिंग बापला, हाँ किरिंग बापला, किनिंग बापला जो भी आप बोलेंगे, किरिंग बापला कहीं कहीं लिखल रहेगा किरिंग, किरिंग आप ध्यान रखें, किरिंग बापला ये सबसे ज्यादा फेमस है। किरिंग बापला, किरिंग बापला जो विवाह है ये सबसे ज्यादा इन समुदाय में फेमस है। और फेमस होने के बाद दीपिल बापला, एक होता है दीपिल, दीपिल बापला होता है। ठीक है, दीपिल बापला होता है, घर जमाए होता है, घर जमाए, घर जमाए, ये सब भी इन्हीं विवाह का, इन जनजातियों में विवाह का प्रचलन है। और साथ ही साथ जो वधु मूल्य प्रदान किया जाता है कन्या पद से वधु मूल्य में इनका भी सिस्टम है देने का, दहेज देने का, तो उसे पौन बोला जाता है। जो दहेज हम लोग बोलते हैं उसी दहेज को ये सब अपनी भाषा में पौन बोलते हैं, अपनी भाषा में, अपनी भाषा में। ठीक है, दहेज को पौन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पौन बोलते हैं। ये इस तरह से दहेज को ये अपनी भाषा में पौन बोलते हैं। जैसे हम लोग दहेज बोलते हैं, डोरी बोलते हैं, तो ये सब पौन बोलते हैं। यहाँ से दहेज के बात किया जाए तो दहेज में जैसे हमारे और आपके समूह में है वैसे हर इनके भी जनजातियों में देने की प्रथा है। अब देने में कुछ भी दे सकते हैं, गाय भी दे सकते हैं, बैल भी, बकरी भी, भैंस भी, सुअर भी, जिनको जो आता है, जिनके हाथ में जितना शक्ति रहता है वो उतना उठा करके देते हैं। अब पूजा पाठ की बात करेंगे तो पूजा पाठ में जो होता है मांझी, जहां पे आज भी आप देखेंगे कि हमारे और आपके गांव में, गांव घुसने से पहले पीपल का पेड़ होता है या किसी भी पेड़ के नीचे पत्थर रखा रहता है। क्या रखा रहता है? पत्थर। ठीक है, उसी के नीचे, इसके बगल में, ऊपर में, मतलब आसपास में पेड़ रहता है और पेड़ के नीचे पत्थर रखा जाता है। वहीं पे ये सब क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं प्रकृति को और अपने ईश्वर को और पुरखों को। ठीक है, और पुरखों के करने के साथ साथ क्या करते हैं कि ये, आप आज भी गांव में जाएंगे तो गम्हेल है और गम्हेल भी पड़ता है। जैसे आप चतरा जाते होंगे तो रोड के किनारे देखे होंगे कि वहां पे मुर्गा वगैरह बेचते हुए नजर आते होंगे। ठीक है, तो चतरा जाने समय आप देखेंगे दाया साइड में तो आपको हमेशा इस चीज को नजर आएंगे। तो वहां भी इसी तरह का रखा जाता है। आज से नहीं, बहुत समय से वहां की परंपरा है, लोग वहां भी पूजा पाठ करते हैं। आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ मांगने से, मन्नत मांगने से जो है अपने अंदर में जो पूर्ण हो जाती है मांग। तो इस बिटला इनका भी है कि अपने में सहगोत्रीय विवाह नहीं कर सकते हैं। विजातीय विवाह, गैर जातीय विवाह करने के बाद इनको दंड दिया जाता है। ये परंपरा हर मतलब जातियों में, हर जनजातियों में, समाज में ये भी आज भी देखने को अवश्य मिलेगा। अब जिसे गांव के बीच में जैसे कुमरन थान हो गया और भी बहुत सारे गम्हेल वगैरह हो गया, तो
तो हम लोग गम्हेल वगैरह कहते हैं, कुम्हरण थान कहते हैं, मंडप कहते हैं। तो उसी स्थान को ऐसा मांझी थान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मांझी थान बोलते हैं उसी स्थान को, जो हम लोग कुम्हरण बोलते हैं, गम्हेल बोलते हैं और मंडप बोलते हैं। उसी तरह इन लोग का भी पूजा पाठ करने का एक परंपरा होती है। उसी स्थान को मांझी थान भी बोलते हैं। और मांझी थान को जो पूजा कराता है, ठीक है, इनके जो होते हैं जाहिर, जेहरा एरा, इनका ईश्वर का नाम है जेहरा एरा। ठीक है, जेहरा एरा अतिरिक्त स्थान पेड़ और महुए के बीच में जो होते हैं, पेड़ महुए के मतलब जैसे होता है ना, उसी के बीच में जाहिर थान होता है। और जाहिर थान के अतिरिक्त अन्य देवी देवता, सर्वोच्च देवता होता है जिसका मारंग गुरु, आपको पहले भी बता दिया, मारंग गुरु होते हैं सर्वोच्च देवता इनके। और पुरुष क्या करते हैं कि पुरुष अपने दाएं हाथ में। तो आज का सेशन मैं यहीं पे आप समाप्त करता हूं। यदि अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।